नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से हम शुरुआत करते हैं, जो रीड के लिए महत्वपूर्ण भाग है। पहला अध्याय है हमारा ब्रह्मांड। आइए चर्चा करते हैं हमारे ब्रह्मांड को लेकर के। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह हल्का नीला दिखाई देता है। हल्का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य की रोशनी। किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। असंख्य तारों से हमें भरा दिखाई देता है। रात्रि में प्रकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि चमकदार पिंड जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं वो क्या है, हमसे कितनी दूरी पर हैं, किस चीज के बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा हुआ है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आई यहाँ कि प्राचीन काल से आसमान में जो दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को हम क्या कहते हैं? तो एक तो तारामंडल, नक्षत्र मंडल, इसके अलावा और भी कई अन्य नाम हैं। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में अपने अपने देश की जैसी जैसी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि भारत में जो 7 तारों का समूह उसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है, प्राचीन काल में कह दें, प्राचीन भारत में कह दें, यह मान्यता है कि 7 तारे महान ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी थे जो अपने अलौकिक ज्ञान, अपने दिव्य ज्ञान से पृथ्वी को अलौकिक करते थे। साथ ही भारत के कई भागों में इन ताराओं के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई के नाम से जाना जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये जो 4 तारे इनको चारपाई कहते हैं, लेकिन इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फ्रांस में इसे सास्पेन हाथे वाली डेगची के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल के रूप में जाना जाता है और यूनान में इसे स्माइल बियर माने हंसता हुआ भालू के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ब्रेट गियर का एक भाग माना जाता है। प्राचीन भारत या प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को एपलक होता है बिना पलक झपकाए आंखों से देखने के अलावा और कोई साधन नहीं था कि समय का ज्ञान कैसे करें, उदय कैसे हो रहा है, कितनी देर बच गई, कितनी रात्रि बच गई। तो ये सब इसी से आसमान को देख करके ये अनुमान लगाया जाता था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने उनके विभिन्न नाम दिए तथा स्थानीय कहानियों की रचनाएं की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। ये एक और बात आई कि प्राचीन जातियां किस पर निर्भर थी, तो ये पशुपालन और कृषि पर ही आधारित थी। इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती, उस तारा समूह को उसी पक्षी या पशु का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह माने सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि समय में लोग तारों की स्थिति से विपरीत तारों की स्थिति की दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे और भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता था। हम यूँ कह देते हैं कि ध्रुव तारा से हमें दिशा का ज्ञान होता था। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तऋषि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है।
पारस्परिक पारंपरिक पारंपरिक किस्से, कहानियों, जो काल्पनिक थी, इसलिए उन्हें मिथक भी कहा जाता है। माने काल्पनिक कहानियों को मिथक के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे की बनी हुई है वो कहानी है। तो ये 6ठी क्लास की किताब में ध्रुव तारा क्या है इसकी एक प्राचीन कहानी दी गई है। आइए इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं और एक भारतीय मान्यता को भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि हम सब जानते हैं इस तरह की घटना को। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है। ये जीके का प्रश्न है। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल, एक जगह पर स्थिर, डटा हुआ, एक ही जगह पर। क्यों डटा हुआ है, आइए चर्चा करते हैं। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नामक बालक राजा उतानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। माने ध्रुव जो तारा है या ध्रुव जो बालक है, इसके पिता का नाम क्या था? उतानपाद। और रानी माने उनकी माँ का क्या नाम था? सुनीति। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। माने यूं चर्चा करें कि एक तो ध्रुव बालक था और एक उत्तम बालक था। उत्तम उसकी दूसरी रानी जिसका नाम था सुरुचि। माने सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम था और ध्रुव यूं कहते हम सुनीति का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय लगती थी या अधिक प्रिय थी। इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार भी जताती थी। एक दिन राजा उतानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रही थी, उसके साथ खेल रही थी। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा या उसकी बैठने की जिद करता है, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं आया। जो दूसरी माँ थी, या यूं बता दें कि उत्तम की जो माँ थी, उनको यह पसंद नहीं आया। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, तुम राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली कि तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो और मुझसे राजा ज्यादा प्रेम करते हैं। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उसकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर के जन्म लो। मानी तुम मेरे से अगर पुत्र के रूप में पैदा होते हो तो मैं आपको राजा की गोदी में बैठने का अधिकार दूंगी, अन्यथा नहीं। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण विष्णु भगवान की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति और नारद जी ने भी बालक को बहुत समझाया। वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों का ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाला था। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की और बालक की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट होते हैं और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान है और बुद्धिमान राजा बनेगा, महान राजा बनेगा, बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। माना जाता है उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। अब चर्चा करते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, ये सारे के सारे खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं, कहलाते हैं। दूर स्थित तारे भी हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं। वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बने होते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये तारे किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन के और दूसरा हीलियम के बने होते हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। ये तारे अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं, पैदा करते हैं, प्रसारित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा है। एक ये भी ध्यान रखना है, सूर्य भी एक तारा। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड गैस के भी होते हैं, कुछ द्रव्य के भी होते हैं, कुछ कठोर भी होते हैं। कुछ पिंड ठोस, सिर्फ ठोस पदार्थों के बने होते हैं और कुछ पिंड ठोस, द्रव्य एवं गैस इन से बने होते हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के
पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल हैं। जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं और एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। इसमें से कुछ की चमक बहुत तेज है और कुछ की चमक हल्की, इसीलिए आसमान में बहुत सारे तारे हमें जगमगाते दिखाई देते हैं और कुछ हल्के दिखाई देते हैं। इनका कारण कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार है और कुछ दूसरे पिंडों के प्रकाश से भी चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। एक ये बात महत्वपूर्ण है, जितने भी ग्रह हैं और जितने भी उपग्रह हैं वो सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में क्यों नहीं दिखाई देती। आइए इनका एक प्रयोग करके देखते हैं। तो ये प्रयोग इन्होंने नीचे दिया है। तो ये क्या है ये प्रयोग, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक रंगीन कागज लेकर के उसमें सुई के छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेट कर एक रबड़ लगा करके बांध देंगे। तत्पश्चात उसे एक कमरे में जा करके दरवाजे और खिड़कियां, ट्यूबलाइट इत्यादि सारी जितनी भी लाइटिंग की चीज़ें वो सब बंद कर देंगे। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएंगे तो आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कैमरे की ट्यूबलाइट को जला दें और प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, प्रकाश में गायब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे दिखाई नहीं देते, अदृश्य हो जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते, बल्कि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। जैसे अपन ने ये ले ली ट्यूबलाइट, अपने टॉर्च ले ली, टॉर्च के आगे कपड़ा बांध दिया और इसमें से छोटे छोटे छिद्र कर दिए। जैसे टॉर्च जलाएंगे तो जो इनकी रोशनी यहाँ गिरेगी तो वहाँ में छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे और जैसे लाइट जलाएंगे तो ये बिंदु गायब हो जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है तो देखिएगा, समस्त आकाशीय व खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को हम अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी में हमारा ब्रह्मांड भी है। अंतरिक्ष में यह अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ये जमाव जो गुरुत्व आकर्षण, अब यहाँ ये बात देखने लायक है। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैस और धूल के कण, गैस और धूल के कणों के जमाव में जो गुरुत्व आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हैं, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। जो रात्रि पहर में आपने देखा होगा बहुत धूल के से कण हैं वो दिखाई देते हैं। लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हें अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मंडल या तारक मध्य गैसों, धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है और विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल है। आइए चर्चा करते हैं ये क्या आप जानते हैं। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ निकलता है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है, उसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब हम चर्चा करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति से संबंधित जो बातें उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से जिज्ञासा का कारण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? तो ये सर्वमान्य सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे इम्पोर्टेंट है और ये इस तरह के प्रश्न रीट में जरूर पूछे जाते हैं। तो यह बिग बैंग। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 खरब वर्ष पहले एक वृत्त प्रभावशाली विस्फोट हुआ था। 13.7 खरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और जिसे बिग बैंग
कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, तब से इसका विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड अनेकानेक आकाश गंगाओं से मिल करके बना और पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत नामक आकाश गंगा में स्थित है। प्राचीन भारत में प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा क्यों पड़ा? क्योंकि आसमान में ये नदी की तरह से दिखाई देती है, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। और ये कहाँ है? एरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की आकाश गंगाएं भी हमारी आकाश गंगा एरावत पथ में है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे विस्फोट हुआ है और इससे फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आगे कहते हैं तारों के समूहों में ही आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और ये हमें हमारी आकाश गंगा नजर आ रही है, ये आकाश गंगा है। और आइए चर्चा करते हैं इससे आगे और क्या है। तो हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। ये विशेष ध्यान रखना है अपने को कि हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, जो पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है और इसका नाम है पुच्छल तारा, मतलब पूंछ वाला तारा। इसको हम धूमकेतु भी कह देते हैं। और इसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों, गैसीय पदार्थों से बनी हुई है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि धूमकेतु किन से बनता है? बर्फ से, धूल, छोटी चट्टानें, गैसीय पदार्थ, इनसे बनता है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह से संरचना बना लेते हैं। इसी कारण से हम पुच्छल तारा भी कहते हैं या पूंछ वाला तारा भी हम कहते हैं। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। धूमकेतु का सिर कहाँ होगा? सूर्य की तरफ, एवं पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में होगी। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं और कभी वे सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, और कभी बहुत दूरी पर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें हम साफ देख सकते हैं। मानी हमारे नज़दीक होने पर, पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा होने पर, सूर्य के नज़दीक ज़्यादा आने से ये साफ दिखाई देते हैं। और क्या कहते हैं कि सबसे चर्चित पुच्छल तारा है वो हेली पुच्छल तारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, हेली पुच्छल तारा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, जो प्रति 76 ईयर के बाद हमें दिखाई देता है। और इसे लगभग 1986 ईस्वी में देखा गया था और अब ये 1962 ईस्वी में दिखाई देगा। कौन सा? हेली। कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 साल बाद। 86 में दिखाई दिया था, अब ये 2062 में हमें दिखाई देगा। और ये आप देख पा रहे होंगे हेली धूमकेतु है और ये सूर्य, और इससे दूरी पर ये आपको दिखाई देगा। चंद्रमा है और इससे दूरी पर आपको ये दिखाई दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा 6 का पहला पाठ आपको पसंद आया होगा और बहुत ही तीव्र गति से मात्र 15-18 मिनट में इसको पूरा किया गया है। और आगे के पाठ, प्रति पाठ आपको इसी प्रकार से उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।